खुला कफस तोड़ने का परवाज ही नहीं, बुलबुल तेरे नसीब को सयाद क्या करे। पिंजड़ा जब खुला तो बुलबुल को उड़ना आया ही नहीं, ऐसे में भला सयाद भी बुलबुल का मदद कैसे करे। लेकिन मैं डी.के. पटेल हाजिर हूं मदद करने के लिए। आइए हम बिना समय बर्बाद किए हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्सन। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्सन। इन्वर्सन में हम आपको 10 रूल पढ़ाएंगे, 10 नियम पढ़ाएंगे। 10 नियम में अगर 10 को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इन्वर्सन में कहीं भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में आपको समस्या में नहीं डालेगा। आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। हमेशा जहां भी जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, सफलता की परचम लहराते हुए आएंगे। तो चलिए हम नंबर 1 से शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि इन्वर्सन होता क्या है। इन्वर्सन का रूल का मतलब है उल्टे का नियम लागू होता है। हमारे ग्रामर में आपने बचपन से पढ़े होंगे कि सबसे पहले एक सब्जेक्ट को लिखा जाता है, फिर एक वर्ब को लिखा जाता है। लेकिन अगर वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में आ जाए तो अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लग जाता है और ये प्रश्न पूछ देता है। इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं और इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन आज वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में रहेगा, लेकिन फिर भी इंट्रोगेशन का मार्क्स नहीं रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा। इंट्रोगेटिव के जैसा देखने में लगेगा लेकिन वो अफर्मेटिव सेंटेंस ही रहेगा। तो आइए क्या अद्भुत और चमत्कार होने वाली चीजें होने वाली है, आइए हम उसे देखते हैं। नंबर पॉइंट 1 में, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो तो इसके बाद एक वर्ब आएगा, एक्जुएलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। कहने का मतलब है कि वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, फिर भी वाक्य के अंत में फुल स्टॉप रहेगा। इंट्रोगेशन का मार्क हमें नहीं देना है क्योंकि स्टार्ट अगर देयर से हो तब। देयर से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो देयर का कोई मतलब नहीं होता। देयर यहाँ पर मीनिंगलेस होता है। देयर को डमी सब्जेक्ट बोला जाता है। हम आपको बता दें कि अंग्रेजी साहित्य में 2 प्रकार के इंट्रोडक्टरी होते हैं। एक इट होता है, IT इट, और एक देयर होता है। इट इज मंडे, इट इज संडे में इट भी मीनिंगलेस है और देयर वाज ए किंग में भी देयर भी मीनिंगलेस है। कहने का मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं होता, केवल सेंटेंस का शुरुआत करता है। ध्यान रहे, इन्वर्सन तभी लगेगा जब देयर वाक्य के शुरू में हो। देयर वाक्य के शुरू में हो, बीच में आ जाएगा तो नहीं, तब तो देयर का मीनिंग भी हो जाएगा और जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार वर्ब लगेगा। देयर होना चाहिए शुरू में, तभी ऐसा हो सकता है। आइए हम कार्यक्रम की अगली कड़ी को बढ़ाते हैं। हम एक छोटा सा, साधारण सा, आराम सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक राजा था, इसे ट्रांसलेट अगर करना पड़े तो हम लिख सकते हैं देयर वाज ए किंग। ओके, वाज का मतलब था और एक किंग का मतलब एक राजा, तो बात तो कंप्लीट हो गया। फिर देयर कहां से आया? क्या आसमान से टपका है या जमीन से निकला है? नहीं, देयर तो यहाँ इंट्रोडक्टरी है, सेंटेंस को शुरुआत करने के लिए आया है, किसी भी सेंटेंस का श्री गणेश करने के लिए आया है। देयर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। देयर सिंगुलर प्लुरल नहीं हो सकता। देयर को औकात नहीं है कि किसी भी प्रकार का वो वर्ब को ले ले। यहाँ पर सब्जेक्ट एक किंग है और एक किंग के अनुसार ही यहाँ पर वाज लगा है। एक किंग हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब ले लिया है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर कदम रखने जा रहे हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल आप बिल्कुल सही बता देंगे। हमने लिखा देयर डैश 2 किंग्स। अब आप इसमें दिमाग लगाएं थोड़ा सा। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर किंग्स है, किंग्स प्लुरल है, प्लुरल वर्ब चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा वेयर, बनकर सही। दोस्तों, तो देयर के साथ इन्वर्सन का रूल लगता है। नियम 1 हमारा खत्म हुआ। अब हम नियम नंबर 2 को समझने जा रहे हैं। ओके, बने रहिए, देखते हैं नियम नंबर 2।
नियम नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आप नाम सुने होंगे पजेसिव प्रोनाउन का। जी हां, पजेसिव प्रोनाउन का नाम सुने होंगे। पजेसिव प्रोनाउन क्या क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन हमारा हिज होता है, पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, आवर्स होता है, योर्स होता है, हर्ष होता है, देयर्स होता है। ये सबके सब पजेसिव प्रोनाउन है। इनमें से अगर एस को हटा दिया जाए तो पजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है और एडजेक्टिव के बाद एक नाउन का होना आवश्यक हो जाता है। अगर इन शब्दों से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इसके बाद हमें एक ऑक्सिलरी वर्ब लिखना पड़ेगा और वो सब्जेक्ट बाद में रहेगा। मतलब उल्टे का नियम यहां पर भी लागू है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, वर्ब पहले आ रहा है। ये सारा शब्द वर्ब का डिसीजन नहीं कर सकता कि कौन सा वर्ब ले ले, क्योंकि इसकी औकात नहीं है कि सिंगुलर प्लूरल वर्ब ले ले, क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ओके, हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं तो हमें ज्यादा बातें समझ में आएगी। हमने लिखा हिज डैश न्यू शूज। अब सवाल है कि हम आपके लिए यहां पर 2 ऑप्शन चलिए दे देते हैं। एक हमने इज दिया और दूसरा हमने आपके लिए आर दे दिया है। अब आपको इस फिलर में भरना है इज या आर। जब तक सब्जेक्ट का पता ना चले तब तक हम हिम्मत नहीं कर सकते कि इज दे दें कि आर दे दें। हिज पजेसिव एडजेक्टिव भी है। हाँ, आपके दिमाग में ये बातें चल रही है कि हिज तो पजेसिव एडजेक्टिव भी है। अगर हिज पजेसिव एडजेक्टिव होता तो हिज के बाद एक नाउन जरूर आता, लेकिन यहाँ पर हिज के बाद एक नाउन नहीं आया है। इसका मतलब है हिज यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है। न्यू हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया है, शूज हमारा नाउन हो गया है। लेकिन ये नाउन सिंगुलर है कि प्लुरल है, जब तक हमें पता नहीं चल जाता हम इज या आर का फैसला नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो तय है कि यही फैसला करेगा वर्ब का। शूज सिंगुलर है कि प्लुरल, इसे जानने के लिए हमें तो नाउन चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नाउन चैप्टर ही हमें बताता है वर्ड के बारे में कि कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द सिंगुलर है कि प्लुरल है। आइए तो हम जानते हैं कि सूझ क्या है। संसार के ऐसे वस्तु जो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने हो, एक अंग अलग हो जाने से बेकार समझे जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे नाउन जन्म से प्लुरल होते हैं, प्लुरल वर्ब लेते हैं, उसके अंत में एस लगा हुआ होता है। संसार के ऐसे वस्तु जो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने हैं। आपका जूता एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बना है। दायां पैर वाला जूता को अगर चूहा काट कर नोच कर फेंक दे तो बायां पैर वाला पहनकर नहीं टहलते रहिएगा, वो बायां पैर वाला भी आप फेंक दीजिएगा। एक बर्बाद हुआ तो दूसरा भी बर्बाद हो गया। उसी प्रकार कैंची को ले लीजिए, सीजर्स को ले लीजिए, उसी प्रकार दूरबीन को ले लीजिए, मतलब बाइनोकुलर्स को ले लीजिए, उसी प्रकार चश्मा स्पेक्टिकल्स को ले लीजिए, गूगल्स को ले लीजिए, ये सब के सब, पैजामा को ले लीजिए, पेंट्स को ले लीजिए, पिंसर्स को ले लीजिए, पिल्सर्स को ले लीजिए, ग्लोब्स दस्ताना को ले लीजिए, ये सब के सब एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने हैं। एक अंग अलग हो जाने से बेकार हो जाते हैं। ऐसे सारे नाउन जन्म से प्लुरल होते हैं। तो सूझ भी हमारा क्या है? प्लुरल है। हमने आपको पहचान का नियम बता दिया, अब कभी भी परेशानी नहीं होगी इस तरह का नाउन पहचानने में। सूझ प्लुरल है, जन्म से हमेशा प्लुरल ही रहेगा, इसका सिंगुलर कभी भी नहीं बन सकता। इसीलिए यहाँ पर प्लुरल के कारण आर सही होगा। ओके, हम कार्यक्रम की अगली कड़ी को बढ़ाते हैं। हमने लिखा आवर्स डैश ए डेमोक्रेटिक कंट्री। आवर्स डैश ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इज या आर, क्या फैसला कौन करेगा? आवर्स के पास अपनी औकात नहीं है कि वर्ब ले ले। ए आर्टिकल कंट्री के लिए आया है, डेमोक्रेटिक हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आया है। आपको ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा
कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। यहाँ पर कंट्री हमारा सिंगुलर है, यही सब्जेक्ट है सेंटेंस का, इसीलिए यहाँ पर इज हो जाएगा। हाँ, आप इसे अगर चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक। आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक हो सकता है, लेकिन आवर्स आ गया तो आवर प्लस नाउन इसी में मौजूद है। अगर आवर कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री फिर लिखते हैं, दो बार कंट्री हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब हम फिर अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल उम्मीद है आप बिल्कुल सही बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, बनाने के लिए एकदम उत्सुकता होनी चाहिए आपके अंदर। माइन डैश ए सेड एंड ट्रेजिक स्टोरी। आप इसको देखें, इज या आर में से क्या होगा आपको बनाना है। समझिए थोड़ा सा, ये जो आर्टिकल ए लगा है वो तो स्टोरी के लिए लगा है। एंड से जुड़ा हुआ है दो एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव है। और एंड से जुड़ने के कारण आपके दिमाग में बातें चल रही होगी कि प्लुरल हो जाएगा। प्लुरल नहीं हो सकता। एडजेक्टिव कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट केवल नाउन होता है। नाउन के बदले में प्रोनाउन आ जाता है, इसलिए प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है। नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, बस। एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, एडवर्ब कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वर्ब कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट नहीं हो सकता। केवल नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट हो सकता है। एकदम ये सब्जेक्ट नहीं होगा। ए आर्टिकल नाउन के लिए लगा है। नाउन हमारा ये है स्टोरी, यही हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर भी है। इसी के अनुसार वर्ब लगेगा, होगा इज। माइन के पास औकात नहीं है कि वो वर्ब को ले ले। दोस्तों, साथियों, अभी अभी हमने देखा है कि देर के साथ इन्वर्सन का रूल लगा है। पजेसिव प्रोनाउन के साथ भी इन्वर्सन का रूल लगा है। वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आया है। अब हम तीसरे रूल पर चलते हैं, जो तीसरा कानून बना है। आपको एक बात बता दें, ग्रामेरियन ने जो सिद्धांत बना दिया है उस सिद्धांत को अपनाना हमारा फर्ज है। अगर उस सिद्धांत के हम खिलाफ चलेंगे तो कॉमन एरर माना जाएगा। और ग्रामेरियन ने जो सिद्धांत बनाया है उस सिद्धांत को यदि हम अपनाते हुए आगे चलेंगे तभी हम सही डायरेक्शन में जा सकते हैं और सफलता की बुलंदियों तक झंडा फहरा सकते हैं। तो आइए हम नियम 3 देखने जा रहे हैं। रूल तीसरा जो है किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपके अंदर एक ऐसी प्रकाश की ज्वाला को जला देगा कि आप मजबूर हो जाएंगे सफल होने के लिए। तो आइए सफलता को जो मजबूरी के चरम पर ले चला जाए, वो हमारा आ गया है अब नियम। हमारा नियम तीसरा क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देखें। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत कंपैरेटिव डिग्री से हो तो इसके बाद भी ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत कंपैरेटिव डिग्री से हो, कंपैरेटिव डिग्री से सेंटेंस शुरू होना चाहिए, बीच में आएगा तो इसका मायने नहीं है। अगर शुरू हो कंपैरेटिव डिग्री से तो इन्वर्सन लगेगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, मोर इम्पोर्टेंट देन योर लेबर डैश your time management and
अटेंशन टू डिटेल्स। आपके पास फिलर है, आपको हम दो ऑप्शन देते हैं, एक इज का, दूसरा आर का। आप क्या इसमें फील करेंगे, आप सोच ले, इज या आर में से क्या होना चाहिए। जब तक इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट ना पता हो तब तक हम इसका आंसर नहीं दे सकते। क्या इस सेंटेंस का सब्जेक्ट योर लेबर है? बिल्कुल नहीं। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट योर लेबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि योर लेबर जो आया है एक देन प्रीपोजिशन के बाद आया है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इसीलिए योर लेबर सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब सवाल है कि यहां वर्ब चाहिए तो सब्जेक्ट होगा कौन? अब मोर इंपोर्टेंट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो एडजेक्टिव है, और अभी अभी हमने बोला है एडजेक्टिव कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसका सब्जेक्ट हुआ योर टाइम मैनेजमेंट एंड अटेंशन टू डिटेल्स। एंड से जुड़ने के कारण दो चीजें जुड़ी हुई है, प्लुरल माना जाएगा, तो वर्ब प्लुरल ले लेगा, तो यहां पर हो जाएगा आर, हमारा सही हो जाएगा। एकदम राइट है आर, क्योंकि सब्जेक्ट योर टाइम मैनेजमेंट। आज फिर देखिए, वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, ये इन्वर्सन का रूल है। मीनिंग तो समझ में आ रहा होगा कि मोर इंपोर्टेंट देन योर लेबर। आपके परिश्रम, आपके मेहनत से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका टाइम मैनेजमेंट और अटेंशन डिटेल्स है, मतलब विवरणों पर ध्यान देना है। ओके, आप अगर इसको चाहें तो सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम वाले ज्यादा ऐसे करके ही देते हैं ताकि विद्यार्थी फंसे। आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं योर टाइम मैनेजमेंट एंड अटेंशन टू डिटेल्स आर मोर इंपोर्टेंट देन योर लेबर, ऐसे लिख सकते हैं सीधा करके, नो प्रॉब्लम। आगे इसी चीज को हम समझाते हैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस लेकर। छोटे से सेंटेंस में आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। जैसे एक हमने आराम सा एक छोटा सा हमने क्वेश्चन लिया, राम इज मोर इंपोर्टेंट देन सीता। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, समझ गए आप। अब हम कंपैरेटिव से स्टार्ट करते हैं, इन्वर्सन लगाना है। हमने लिखा मोर इंपोर्टेंट देन सीता इज राम। देखिए दोनों सेम है, दोनों सेंटेंस सेम है, बस स्ट्रक्चर में अंतर है, इसके बनावट में अंतर है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। ऊपर वाला लिख के देगा तो बल्ले बल्ले समझ में आ गया, नीचे वाला लिख के देगा तो धाराशायी हो गए। तो डरना नहीं है, ताकत को डेवलप करना है। शेर अगर दहाड़े जंगल में और घर में कोई 20-30 पटका गिर जाए तो ये गड़बड़ वाली बात है। नहीं, शेर अगर जंगल में क्या, शेर अगर सामने भी दहाड़ेगा तो उसका मुकाबला करने की हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, और वो ताकत डेवलप होगा मेहनत करने से। आप प्रत्येक दिन मेहनत करें, आप हमारे साथ, हम आ गए, हम डेली आपके साथ रहेंगे और ऐसा मेहनत करेंगे कि सफलता तो हासिल जरूर होगी। आइए दोस्तों, तो ये वाला में कोई फर्क नहीं, बस यहां पर हुआ सब्जेक्ट राम हो गया, वर्ब इज हो गया, यहां इन्वर्सन नहीं है, लेकिन अभी भी यहां पर सब्जेक्ट राम है और यहां पर वर्ब है, इज है, यहां पर उल्टे का नियम लागू हो गया, इन्वर्सन लागू हो गया। ओके, चलिए तीसरा नंबर रूल हमारा कंपैरेटिव वाला खत्म हुआ। अभी अभी हमने देखा कि देर से अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसके साथ इन्वर्सन लगता है, पजेसिव प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसके साथ इन्वर्सन लगता है। लेकिन अब नियम 4 नंबर में, अब कंपैरेटिव डिग्री वाला भी आपको पढ़ा दिए हैं, अब नंबर 4 वाला में देखते हैं
कि क्या होने जा रहा है। दोस्तों, 4 नंबर वाला रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी नियम से पूछे जाते हैं। अगर किसी भी नकारात्मक शब्दों से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसके साथ इन्वर्सन लगता है। अगर नकारात्मक शब्दों से सेंटेंस की शुरुआत हो तब, बीच में आ जाए तो नहीं, शुरू होना चाहिए। जैसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत नो से हो, नोट से हो, नेवर से हो, या नाइदर से हो, या नोर से हो, लिटिल से हो, या फ्यू से हो, या स्कार्सली से हो, या हार्डली से हो, या बेयरली से हो, या रेयरली से हो, या नॉट ओनली से हो, या अंडर नो सर्कमस्टांसेस से हो। अगर इन सारे शब्दों से, अगर इन सारे वर्ड से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है, शुरू होता है, तो इसके तुरंत बाद एक्जुलरी वर्ब आ जाएगा और एक्जुलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा। कहने का मतलब यहां पर भी इन्वर्सन का रूल लगेगा। नकारात्मक शब्दों से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो। लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर ये किसी भी सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो इसके साथ इन्वर्सन नहीं लगेगा। जैसे अभी अभी हम आपको एग्जाम्पल दिखाने चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने एक क्वेश्चन लिया, neither of the boys is present। नाइदर से स्टार्ट हो गया है, नकारात्मक शब्द है, क्या इन्वर्सन लगेगा? सोचिए, क्या इन्वर्सन लगेगा? मुझे तो हंसी आती है आपकी सादगी पे, जो सीधी हाथों ने खींची है टेढ़ी लकीरें। आइए हम उम्मीद करते हैं कि आपके हाथों की लकीरों को सीधा कर दें। भाई, इसमें इन्वर्सन नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये वाक्य का सब्जेक्ट है नाइदर, और नाइदर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लिया, प्रीपोजिशन के बाद द बॉयज आया है, ये कभी सब्जेक्ट नहीं, ये तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नाइदर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जब हो जाए तो उसके साथ इन्वर्सन नहीं लगेगा। इन्वर्सन तब लगता है जब ये नकारात्मक शब्द सब्जेक्ट के अतिरिक्त आया हुआ हो, सब्जेक्ट खुद नहीं हो तब। ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप हमारे इस क्वेश्चन को देखें और फैसला करें कि क्या इसमें गड़बड़ी है। आई हैव नेवर सीन दिस पिक्चर। क्या इसमें इन्वर्सन लगेगा? जबकि यहां पर नेवर आया हुआ है, नहीं लग सकता इन्वर्सन। सही है सेंटेंस, क्योंकि नेवर वाक्य के शुरू में नहीं आया, शुरू में आता तो इन्वर्सन लगता। अब इन्वर्सन लिखना है, अब हम इन्वर्सन लगा के लिखते हैं, शुरू में लिख देते हैं नेवर, नेवर आई हैव सीन दिस पिक्चर। अब ये गलत हो गया। इसलिए गलत हो गया है क्योंकि नेवर यहां शुरू में आ गया है, इन्वर्सन का रूल चाहिए, और नेवर के बाद अब एक्जुलरी वर्ब चाहिए। हैव यहां नहीं, हैव को अगर यहां कर दिया जाए तब जाकर हमारा सही हो जाएगा। तो हो जाएगा नेवर हैव आई सीन, सही। लेकिन जो मीनिंग इसका वही मीनिंग इसका, दोनों के बनावट में केवल अंतर है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है।
एग्जाम वाले ने देखा बच्चे ये बना दे रहे हैं, चलो ये वाला पूछ देते हैं। ये वाला जैसे ही पूछा गया, लड़का घुलट गया। कहने का मतलब घुलट गया, वो सफलता हाथ लग गया। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल को, प्रक्रिया को आगे लेकर चलते हैं। हमें उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम इन्वर्सन का सारे रूल आपको आज समाप्त कर देंगे। हमने एक सेंटेंस लिया, लिटिल मनी वाज प्रेजेंट इन माई पॉकेट। दोस्तों ध्यान रहे, हम आपको नकारात्मक शब्दों वाले लिस्ट में अभी अभी हम लिटिल लिखे थे और फ्यू लिखे थे। ए लिटिल मैंने नहीं लिखा, दा लिटिल हमने नहीं लिखा, ए फ्यू हमने नहीं लिखा, दा फ्यू हमने नहीं लिखा, क्योंकि ए फ्यू और दा फ्यू, ए लिटिल और दा लिटिल नकारात्मक नहीं होते हैं, उसका कुछ मतलब होता है। लेकिन लिटिल और फ्यू में अगर कोई आर्टिकल नहीं लगा हो तो उसका मतलब नहीं के बराबर नकारात्मक सेंस देता है। इसीलिए अब यहां पर लिटिल वाक्य के शुरू में आ गया तो क्या यहां पर लगेगा इन्वर्सन? नहीं लग सकता यहां पर इन्वर्सन। इसी को तो सीखना है आपको। इन्वर्सन जैसे ही आप पढ़ते हैं तो कहीं भी लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि लिटिल तो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करने के लिए आया है। यहाँ पर नाउन हमारा क्या है? मनी है, सब्जेक्ट है, और ये जो है वर्ब लिया है, वाज एकदम सही है। इसमें इन्वर्सन कैसे लगेगा? लगा कर देखिए, लग ही नहीं सकता। लेकिन अब हमारे अगले सेंटेंस को देखने का प्रयास करें। हमने लिखा लिटिल दे न्यू, लिटिल दे न्यू अबाउट मी। अब इसमें क्या लिटिल सब्जेक्ट है? नहीं। क्या लिटिल एडजेक्टिव है? नहीं। अब यहां पर इन्वर्सन लगेगा। नकारात्मक शब्द से स्टार्ट हुआ है, और नकारात्मक से जब स्टार्ट हुआ है तो यहां पर होना चाहिए डिड दे नो, क्योंकि न्यू हमारा V2 है। V2 से एक्जुएलरी वर्ब डिड निकाला जाएगा। आपको याद रहे V1 से एक्जुएलरी वर्ब डू निकाला जाएगा, और V5 से एक्जुएलरी वर्ब डज निकाला जाएगा। न्यू हमारा V2 था, और इन सब के बाद हमेशा V1 आता है, इसलिए हमने न्यू को नो में बदल दिया और डिड को पहले कर दिया। तो यहां पर इन्वर्सन नहीं लगा, लेकिन यहां पर लगा। दोनों में डिफरेंस, दोनों में फर्क आपको पता चल गया होगा। दोस्तों एक बात हम आपको बता दें, हमेशा अपने क्लास में बच्चों को कहा करते थे कि शहर में है शोर कितना, शहर से तुम दूर जाओ, 4 दिन की छुट्टियां लो और बाहर घूम आओ। बादलों को छूते पर्वत, झील, झरने और जंगल, इनके साये में भी अपनी जिंदगी के पल बिताओ। जिंदगी का नाम चलना और चलना ही नहीं है, बहते दरिया के किनारे बैठ थोड़ा मुस्कुराओ। लंच में फुर्सत नहीं है लंच खाने के लिए, किस लिए किसके लिए टट्टू बने हो रात दिन। आज भी रोया है बच्चा गोद आने के लिए, कुछ समय घर के लिए भी अब बचाओ। दोस्तों दिन बहुत थोड़े बचे हैं घर बसाने के लिए। दोस्तों शहर में तो शोर है। आज ये कोरोना महामारी ऐसा फैल चुका है कि हर तरफ त्राही त्राही है। फिजा बहुत ही बुरा चल रहा है। हर लोग शहर से गांव की ओर पलायन होते आ रहे हैं, और इसीलिए कभी भी गांव को नहीं छोड़ना चाहिए। आप बाहर में जाइए, कमाइए, खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर फेस्टिवल में गांव तो आना ही चाहिए, क्योंकि गांव हम लोगों का धरोहर है। गांव की वो खेतों की मिट्टी की खुशबू, गांव की वृक्ष की छाया, खुले आसमान के नीचे सोना, ये सब आनंद कहीं नहीं मिल सकता। गांव ही हमारा स्वर्ग है। तो आइए हम फिर कार्यक्रम की अगली कड़ी को बढ़ाते हैं। तो इन्वर्सन का रूल आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर नकारात्मक शब्दों से कोई सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसके साथ इन्वर्सन का रूल लगता है। अब हमारे साथ
एक क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन करें। हमने लिखा अंडर नो circumstances did he prosper as a business consultant since his arrival in America 20 years ago। आप देखें इसको और पता करें कि क्या गड़बड़ी है। आपको इन्वर्सन का रूल पता है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस। इन्वर्सन तो लगेगा। डिड पहले आ गया है, सब्जेक्ट आया है, प्रोस्पर आया है, एकदम सही। इन्वर्सन भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी गलती है। वो गलतियां इन्वर्सन में नहीं, टाइम एंड टेंस में गड़बड़ी है। टेंस में गड़बड़ी। टाइम को थोड़ा सा देखिए और टेंस का सिलेक्शन कीजिए तो एकदम सही हो जाएगा। टाइम आप केवल एगो देखकर छोड़ दे रहे हैं, लेकिन केवल एगो नहीं, सिंस हिज अराइवल इन अमेरिका, जब से वो अमेरिका में आया तब से की बात हो रही है। सिंस या फोर प्लस टाइम आता है तो चार टेंस का प्रयोग किया जाता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या तो पास्ट परफेक्ट, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों टेंस में से कोई एक आता है। और जब से वो अमेरिका में आया है 20 साल हो चुका है, और तब से वो एक अच्छे बिजनेस के रूप में प्रोस्पर नहीं हो पाया, समृद्ध नहीं हो पाया। काम खत्म, प्रभाव बाकी। प्रेजेंट परफेक्ट याद आ रहा होगा, मैं खा चुका हूं। खाना खाना खत्म, प्रभाव उसका बाकी अभी भी। काम खत्म, प्रभाव बाकी। प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट के कारण इन्वर्सन तो रहेगा। हैज हो गया, ही हो गया, और हैज जब आया है तो प्रोस्पर नहीं, प्रोस्पर्ड, ईडी करना पड़ेगा, प्रोस्पर्ड। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दे के बच्चों को हताश करते हैं। आपको हताश नहीं होना है, हर तरीके से मजबूत होना है आपको। हम आपके साथ खड़े हैं, हम मजबूती की बुलंदियों को लेकर आए हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। चलिए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर नकारात्मक शब्दों से कोई भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसके साथ इन्वर्सन लगता है। अब हम रूल नंबर 5 पढ़ाने जा रहे हैं। 5 नंबर वाले बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक सेंटेंस आपको देगा और वो सेंटेंस रहेगा निगेटिव। उसके बाद एक कोमा दे देगा, और नहीं तो एक कंजंक्शन आपको एंड दे सकता है। इसके बाद आपको नाइदर या तो नोर दे सकता है। उसके बाद यहां पर इन्वर्सन का रूल लगेगा, और यहां जब लगेगा तो यहां नाइदर और नोर का जो मीनिंग होगा वो भी होगा, भी के सेंस में। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया, शी डिड नॉट लाइक द मूवी, हमने कोमा दे दिया। उसके बाद हमने नोर दे दिया, आई दे दिया, डिड दे दिया। मीनिंग मुझे समझ में आ रहा है कि शी डिड नॉट लाइक द मूवी, वह मूवी नहीं पसंद की, और मैं भी पसंद नहीं किया। उसने मूवी को पसंद नहीं की और मैं भी नहीं किया पसंद, मैं भी। बस इतना बोलकर ही चुप हो रहा है, बाकी बात समझ में आ रहा है। वह पिटा गया और हम भी, मतलब हम भी पिटा गए।
मीनिंग समझ में आ गया। अब ग्रामेटिकली एरर ये है कि यहाँ नोर से स्टार्ट हुआ है, यहाँ इन्वर्सन चाहिए। पहले इन्वर्सन का रूल कहता है कि सबसे पहले एक्सुएलरी वर्ब लिखो फिर सब्जेक्ट लिखो। तो आई डिड नहीं, डिड को पहले लिखा जाए फिर आई लिखा जाए, तो अब जाकर हमारा सही हुआ। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमने लिखा ही डज नॉट स्मोक कोमा नोर डिड आई। आप इसको देखें थोड़ा सा, सही या गलत? वह धूम्रपान नहीं करता है और मैं भी नहीं करता हूं, यही मतलब हो रहा है। इन्वर्सन भी लगा हुआ है, एक्सुएलरी वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, लेकिन फिर भी गलतियां है इसमें। जी हां, गलतियां है। क्या गलती है? टेंस से रिलेटेड गलती। यहां पर डज नॉट स्मोक प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड कहां से आया? आई के अनुसार तो यहां पर डू होना चाहिए। ओके, अब आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब हम फिर कार्यक्रम की अगली कड़ी को बढ़ाते हैं और हम आपको एक आश्चर्य वाली दुनिया फिर दिखाने जा रहे हैं। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत सो से हो या सच से हो तो इसके साथ भी इन्वर्सन लगता है। सो और सच के बाद आप एडवर्ब एडजेक्टिव लिख सकते हैं, वो अलाउड है। हम इसके साथ भी इन्वर्सन का रूल अप्लाई करेंगे। अभी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। हमने लिखा so slowly he was solving the question that I was frustrated। वह इतना धीरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा था कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। अब इसको आप देखें, सो से स्टार्ट हुआ, स्लोली एडवर्ब आया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब सो से सेंटेंस स्टार्ट हो तो इसके साथ भी इन्वर्सन लगता है। यहां पर एक्सुएलरी वर्ब चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया है। वाज को अगर हम ही के पहले कर देते हैं तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल फिर हमारे साथ देखें। हमने लिखा हिज टैलेंट इज सच दैट he will top the एग्जाम। सच वाक्य के बीच में आया है, इन्वर्सन नहीं लगेगा। बीच में आया है इसलिए इन्वर्सन नहीं लगेगा। इन्वर्सन तब लगता है जब वो सेंटेंस की शुरू में होता है, तब। एकदम सही है, लेकिन हम शुरू में लिख सकते हैं सच को। हमने लिख दिया सच। अब इसके बाद एक जो वर्ब दो हमने दिया इज, उसके बाद हमने लिखा हिज टैलेंट that he will top the exam। एकदम अब ये सही है, अब ये राइट हो चुका है। और अभी भी इसका सब्जेक्ट, आप यहां देखिए, टैलेंट इसका सब्जेक्ट था, अभी भी यहां पर सब्जेक्ट टैलेंट है, हिज एडजेक्टिव है, ये नाउन है। अभी भी दोनों का मीनिंग सेम है, केवल स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है, उसके बनावट में गड़बड़ी है, बनावट में परिवर्तन है। मीनिंग सेम है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। आप ऊपर वाले लिखिए या नीचे वाले लिखिए, दोनों सही है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए दोनों का, क्योंकि पता नहीं एग्जाम वाले क्या कर दे और कैसे करके आपके सामने क्वेश्चन को प्रस्तुत कर दे। ओके, लेकिन एक सो वाला है, वो एक अलग तरीके से यूज होता है।
और अलग तरीके से यूज कैसे होता है उसके बारे में अभी अभी हम तुरंत जानकारी ले लेते हैं। केवल सो वाले में है। सो वाले का एक फॉर्मूला ये भी है कि अगर आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस दे दे और वही प्रक्रिया जो अभी अभी नाइदर नोर वाले में हमने पढ़ा था, उसके बाद एंड देगा और एंड के बाद आपको सो देगा, सो के बाद आपको यहां पर इन्वर्सन लगाना पड़ेगा और यहां पर भी सो का मतलब भी होगा पॉजिटिव वाले में। जैसे आप हमारी बात को समझिएगा, हमने लिखा he can solve this problem, हमने कोमा दे दिया, फिर हमने लिखा सो, उसके बाद हमने लिखा कैन आई कैन। कह रहा है कि मैं इस समस्या को, मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता हूं, वह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है और मैं भी कर सकता हूं। भी के सेंस में भी होगा सो। अब यहां पर इन्वर्सन लगेगा। सो के बाद एक जरूरी वर्ब चाहिए तो पहले कैन लिखाएगा फिर आई लिखाएगा। आप इसको देखें। या दूसरा एग्जांपल आप इसको समझिएगा। हमने लिखा ही स्मोक्स, वह धूम्रपान करता है, कोमा हमने लिखा सो, उसके बाद हमने लिखा डिड आई। वह धूम्रपान करता है और मैं भी करता हूं। क्या गड़बड़ी? यह आप बिल्कुल समझ चुके हैं। यहां पर स्मोक्स आया है, V5 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यहां पर आई के अनुसार डू लगना चाहिए, डिड नहीं। अब जाकर हमारा ये हुआ इन्वर्सन सही। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि 6 नंबर वाला रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी अभी 6 प्रकार हमने इन्वर्सन का पढ़ा है, अभी और हमारे पास 4 प्रकार बाकी है। आगे बढ़ते हैं। तो भी के सेंस में यहां भी अगला रूल हमारा है कि अगर ओनली के बाद प्रीपोजिशन आ जाए तो इसके साथ भी हम इन्वर्सन का प्रयोग करते हैं। अगर ओनली के साथ प्रीपोजिशन आ जाए और वाक्य के शुरू में हो तो इसके साथ भी इन्वर्सन करते हैं। जैसे हमने लिखा ओनली आफ्टर लंच, उसके बाद हमने लिखा यू कैन प्ले। कहता है लंच के बाद तुम खेल सकते हो। यहां पर गड़बड़ी हो गया, यहां पर हमें इन्वर्सन लगाना पड़ेगा, कैन यू करना पड़ेगा, क्योंकि ओनली के बाद प्रीपोजिशन आया है, ओनली प्लस प्रीपोजिशन। हम और एक एग्जांपल लेकर आगे चलते हैं। हमने लिखा ओनली बाय हार्ड वर्क यू कैन गेट सक्सेस। आप इसमें अगर देखें तो यहां पर फिर गड़बड़ी हो गया, यहां पर होना चाहिए कैन यू। कह रहा है कड़ी मेहनत के द्वारा ही आप सफलता पा सकते हैं। तो ओनली के बाद अगर प्रीपोजिशन हो तो सेकेंड क्लॉज वाले में हमारा जो है उसमें इन्वर्सन लगेगा। तो ओनली प्लस प्रीपोजिशन के साथ भी इन्वर्सन लगता है। अब हम फिर कार्यक्रम के अगली कड़ी को बढ़ाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा होगा। अब हम फिर रूल नंबर 8 पर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर रूल जो है वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब के साथ भी इन्वर्सन है। तो इसका पहचान का क्या नियम है सर? इसका पहचान का कोई नियम नहीं है, वो यहां से गाइड होगा, आपके दिमाग से गाइड होगा। ये तो जरूरी है, ग्रामर में रूल है लेकिन ये भी जरूरी है। जैसे आप हमारे साथ देखिए हमारे क्वेश्चन को, हमने लिखा विदिन ए
within a short distance from my house is situated a temple and a सिनेमा हॉल। आप इसको देखें, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको पता करना है कि सब्जेक्ट क्या है। विदिन ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस इज सिचुएटेड ए टेम्पल एंड ए सिनेमा हॉल में सब्जेक्ट क्या है? क्या सब्जेक्ट माई हाउस होगा? नहीं हो सकता। अभी अभी हमने आपको बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो यहां तो हाउस जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया है, अभी भी इसका सब्जेक्ट है ए टेम्पल एंड ए सिनेमा हॉल। एंड से जुड़कर दो चीजें बनी हुई है, एक टेम्पल जुड़ा हुआ है, एक सिनेमा हॉल जुड़ा हुआ है, दो दो चीजें हैं और दो दो चीजों के लिए इज कैसे यहाँ पर तो प्रयोग करना चाहिए, आर का करना चाहिए, तब जाकर सही होगा हमारा। अब कैसे देखेंगे, ये तो अपना समझने वाली बात है। अंडरस्टैंडिंग पावर को थोड़ा तो मजबूत करना ही पड़ेगा। कह रहा है मेरे घर से कुछ दूरी पर स्थित है, और क्या स्थित है? एक सिनेमा हॉल और एक मंदिर स्थित है। ओके, चलिए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसे भी देख लेते हैं कि क्या है उसमें। हमने लिखा among the many challenges facing the country in the next decade is poverty and अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें देखिए और हमें पता करें कि सब्जेक्ट क्या है। जब तक सब्जेक्ट नहीं पहचानेंगे आपसे नहीं बनने वाला है। इसका सब्जेक्ट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए यहां पर इज नहीं आर होगा। बोल रहा है एमंग द मेनी चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री इन द नेक्स्ट डिकेड, अगले दशक में देश को कई चुनौतियों का सामना करना है। और वो चुनौती क्या है? पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी और बेरोजगारी का सामना करना है। तो गरीबी और बेरोजगारी की तो इसका सब्जेक्ट हुआ, तो वर्ब के साथ भी इन्वर्सन लग जाता है। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं कि और इन्वर्सन का रूल कहां कहां है, क्या क्या है। 8 रूल हमने अभी अभी पढ़ लिया है। और दोस्तों एक बात आपको बताते चले, आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे पीडीएफ फाइल दिया हुआ होगा, उसमें इन्वर्सन का सारा क्वेश्चन होगा। उन सारे क्वेश्चन को आप आसानी से बना लेंगे। हम फिर अगले वीडियो में हाजिर होंगे उसका सॉल्यूशन को लेकर, यानी कि जो भी पढ़ाएंगे डिटेल पढ़ाएंगे, तंदुरुस्त पढ़ाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या हम नहीं होने देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस में भी इन्वर्सन का रूल लागू हो जाता है। कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है? शर्त सूचक वाक्य होता है जिसमें शर्त रखी जाती है। सॉरी, कंडीशनल वाला में कंडीशन रहता है। इमेजिनरी सेंटेंस वालों की अगर हम बात कर रहे हैं, कल्पना वाले सेंटेंस की बात कर रहे हैं, उसमें भी आप जो है इन्वर्सन का रूल लगा सकते हैं। जैसे आपने बचपन में बहुत सारी कल्पना की होगी, जैसे काश में पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, सबने सुना है इस बात को।
काश मैं वहां होता। अभी हमारा एक दोस्त रेलवे ग्रुप डी में भर्ती है, तो वहाँ उसका ड्यूटी चल रहा है। हम लोगों ने उसे बोला कि मैं तो गांव में हूँ, पूरा अभी क्रिकेट चल रहा है, सुबह शाम दोपहर चलते रहता है। तो उसने बोला कि काश मैं भी वहाँ होता तब तो है नहीं। तो काश मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। केवल ये कल्पना है, केवल इमेजिनरी है, केवल ये ख्वाब है। तो इनमें भी आप इन्वर्सन का रूल लगा सकते हैं। अब हम बात कर लें आपकी फिल्मी दुनिया से, तो उसमें भी एक गाना आया हुआ है, काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में, तकलीफ न होती जीने में। काश कहीं ऐसा होता दो दिल होते सीने में, होता तब तो दो दिल, दिल तो एक हो नहीं सकता, इमेजिनरी है, कल्पना है। इसमें भी आप इन्वर्सन का रूल लगा सकते हैं। वर्तमान की कल्पना को दर्शाने के लिए हम सबसे पहले इफ लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कुछ भी रहे, वेयर फिक्स है, वेयर ही रहेगा। वेयर के बाद जो होना है वो नाउन लिखाएगा। उसके बाद दूसरा क्लाउज में भी सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद वुड के बाद भी1 रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ये हमारा बनकर रेडी हो गया है स्ट्रक्चर। अगर पहला स्ट्रक्चर ऐसा हो तो दूसरा ऐसा होगा ही होगा। अगर पहला ऐसा हो तो ये दूसरा ऐसा होगा ही होगा। अगर आप इसको चाहें तो स्ट्रक्चर को उलट कर भी लिख सकते हैं। हम बाद वाले स्ट्रक्चर को पहले आसानी से लिख सकते हैं और शुरू वाले स्ट्रक्चर यहां से फिर हम कर दे रहे हैं। यानी कि दोनों सेम प्रोसेस से आप उलट पुलट कर इसको लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी इन्वर्सन का रूल इसमें नहीं आया है। अगर आपको इफ नहीं लिखने का मन करे तो आप यहाँ पर वेयर से शुरुआत कर सकते हैं। वेयर पहले आ गया, यहाँ पर भी इन्वर्सन हो गया है, तो वेयर पहले सब्जेक्ट बाद में आ गया है, लेकिन दूसरा क्लाउज फिर वो सेम टू सेम क्या होगा, बना रहेगा। तीनों स्ट्रक्चर सेम ही है। तीनों स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तीनों स्ट्रक्चर एक ही है। आप कोनो लिखिए, सब सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं इस पर एक एग्जांपल करते हैं। जैसे कि हमने लिखा इफ राम वेयर ए millionaire, he would make a hospital for the poor। यदि राम करोड़पति होता तो वह गरीबों के लिए एक अस्पताल बनवाता। होता करोड़पति तब ने बनवाता, करोड़पति तो है नहीं। तो हम भी कह सकते हैं यदि मैं करोड़पति होता तो तुम्हारे घर आकर पढ़ा देता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। नहीं हो सकता है तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन हम इन्वर्सन के फॉर्म में अगर इसको लिखना ही चाहे तो हम आसानी से इसको इन्वर्सन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले वेयर लिखेंगे, फिर राम लिखेंगे, फिर ए मिलेनियर लिखेंगे, हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। और सेकेंड क्लाउज ही वुड मेक ए हॉस्पिटल फॉर द पुअर, वो सेम टू सेम बना रह जाएगा। जैसे हम इसको इन्वर्सन के फॉर्म में भी लिखकर आपको दर्शा देते हैं। इन्वर्सन के फॉर्म में हम आपको दर्शाते हैं। तो सबसे पहले इसी सेंटेंस को लिखा जाएगा वेयर, फिर लिखा जाएगा सब्जेक्ट वेयर, राम हो गया। उसके बाद हमारे पास था ए मिलेनियर, तो ए मिलेनियर को हम फिर लिख देते हैं। और उसके बाद ही से लेकर पूरा सेंटेंस आपको लिख देना है। ही वुड मेक ए हॉस्पिटल फॉर द पुअर हो गया। यानी कि इस इन्वर्सन में भी, इसमें भी इन्वर्सन का रूल लागू हो गया इमेजिनरी सेंटेंस में। अब फिर आगे बढ़ते हैं कि लास्ट रूल है, 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा, आप उसे देखते रहें। एक हमारा इन्वर्सन का रूल एक और कंडीशनल सेंटेंस है, उसमें होता है
जैसे कि हमने एक स्ट्रक्चर लिखा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पहला क्लाउज ऐसा हो तो इसका दूसरा क्लाउज ऐसा ही होगा, वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा ही होगा। अगर आप इसको चाहें तो उलट कर लिख सकते हैं, इस वाले क्लाउज को आप पहले लिख दें और ये वाले क्लाउज को आप बाद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अलाउड है हमारे ग्रामर में। अब है कि इसके साथ इन्वर्सन कैसे लगेगा। अगर आपको इफ लिखने का नहीं मन करे तो आप यहां पर सबसे पहले हेड को लिख सकते हैं, हेड के बाद सब्जेक्ट एक्सुलरी वर्ब पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा मेन वर्ब यहां पर रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा और ये वाला क्लाउज ज्यों का त्यों बना रह जाएगा। अब हम इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमने लिखा इफ राहुल गांधी had whipped out corruption, the Congress party would have returned to power at the center। यदि राहुल गांधी भ्रष्टाचार हटाए होते तो कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में लौट आती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, कल्पना की बात है। आप इसमें चाहे तो इन्वर्सन लगा सकते हैं, इफ को नहीं लिखने का मन करे तो इन्वर्सन करके लिख सकते हैं, और इन्वर्सन के लिए आप इसमें सबसे पहले हेड को लिख सकते हैं, हेड के बाद आप राहुल गांधी को लिख सकते हैं, उसके बाद V3 जो हमारा है वो विप्ड आउट लिख सकते हैं, और उसके बाद आप करप्शन लिख सकते हैं, और उसके बाद द कांग्रेस पार्टी से लेकर पूरा सेंटेंस लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पर कि आप जो हैं इस हेड को शुरू करके लिख सकते हैं, तो इन्वर्सन का रूल यहाँ पर लिखा गया है। तो दोस्तों आज यहीं तक आपका इन्वर्सन का सारा रूल हमने समाप्त कर दिया है। आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, उसे आप बना लेंगे। अगले वीडियो में फिर हम सॉल्यूशन के साथ हाजिर होंगे। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।